स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी CHSL का मैथ्स का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। हम आज की क्लास में पिछले साल में आए हुए क्वेश्चनों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करूँगी मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, 1100 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय वर्षों में 1331 हो जाएगी। ठीक है, इन हाउ मैनी ईयर विल एन अमाउंट ऑफ 11,000 अमाउंट टू 1331 at 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअल। ठीक है बेटा, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको समझेंगे हम। ठीक है बेटा, कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो इसको हम समझेंगे। देखो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखा है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है बच्चा, आपको मिश्र धन कितना देखा 1331 और साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1100 बराबर। बस एक चीज़ याद रखना बेटा, जहाँ पे ये जितना परसेंटेज दे रखा हो ना उससे एक ज़्यादा लिख देना है। तो 11/10 की पावर n। ठीक है, ये 11 कैसे आता है बता भी देती हूँ बेटा। 1 + 10 परसेंटेज हटाएंगे 100, 0 से 0 कटी, एलसीएम लेंगे 10 × 10 11/10, इस प्रकार से आता है। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, सीधा ये चीज़ देखिए, कितना प्रतिशत वार्षिक की दर दे रखी होगी ना उसका एक जोड़ के लिख दीजिए बस। ठीक है बेटा, अब क्या देखो, अब ये कट रहा है, जिससे कटेगा काट देंगे यहाँ पे, जो 11 से कटेगा ये 11 × 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 × 11 ये 100 आ गया। 121/100 बराबर 11/10 की पावर n बेटा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँ कि मुझे 121 और 100 मिल जाए। ये ऊपर 121 मिले, नीचे 100 मिल जाए। देखो बेटा, जो वैल्यू आप नीचे ऊपर रखोगे वही वैल्यू नीचे होगी, जहाँ नीचे रखोगे वही ऊपर होगी। तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल दूँ तो मुझे पता है कि ऊपर भी सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ 10 से ईजिली निकल सकता है कि मैं 100 कैसे बना सकती हूँ। यदि मैं n की पावर 2 लिख दूँ तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं n बराबर 2 रखने पर मुझे ये संख्या प्राप्त हो रही है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 करूँ तो नेचुरल सी बात है, ऊपर भी 2 रखूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 121 होगा। यदि आप जहाँ पे आपको ईजिली लग रहा है कि यहाँ से वैल्यू निकल रही है, बस वो वैल्यू पुट कर दीजिए और नीचे भी वही वैल्यू होगी और ऊपर भी सेम ही वैल्यू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्षों में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि A/B बराबर 11/7 और B/C बराबर 5/19 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए बेटा। देखो, आपने इसके 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने से। ठीक है बेटा, आपको जो से देखो मैं आपको जो आज मैं तरीका बता रही हूँ सबसे ईजी तरीका है। सबसे ईजी तरीका क्या है, सीधा आंसर से मान निकालो, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ स्टार्टिंग के 2 नंबर को लो, 2 नंबर सेटिस्फाई हो जाए, तीसरा तो अपना आप ही हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा आंसर पे जाइए। देखो, ये 11 ही 7 है, मतलब A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, ये C की वैल्यू है, सेम इसी प्रकार से अनुपात है ये। तो 11 5 से 55 से कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 7 35 से आराम से करता, 7 पंजे 11 पंजे 55, 7 पंजे 35। ठीक है बेटा, मतलब ये संख्या उसको पूरी काट रही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे वाला देखो 11 35 को नहीं काटता है, 11 35 को नहीं काटेगा, 11 55 को काटेगा, लेकिन 133 को 7 नहीं काटेगा। काट के दिखाती हूँ, 7 × 7 3 10 6 63, 7 9 63। ठीक है, ओके बच्चा। अब देखो, ये कट रहा है, ये 11 से 5 बार कटेगा, ये 7 से कितनी बार कटेगा बच्चा, 7 × ये 7 × 7 7 × 7 और ये 19 बार कटेगा बच्चा। लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे
जो 19 है सी की वैल्यू 35 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन ये भी गलत होगा। लेकिन 133 19 से 7 बार आराम से कट जाएगा। ठीक है बेटा, सीधा चेक करने का तरीका है, जो ए बी सी की वैल्यू है ना, देखो ए की वैल्यू कितनी है 11, दो वाली संख्या आराम से करके सेटिस्फाई कर रही है, तो आपका वही आंसर है। ठीक है बेटा, अब या इसका एक ये तरीका तो मैंने आपको बता दी कि आंसर से सीधा आंसर कैसे निकालेंगे आप। दूसरा तरीका क्या बच्चा, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे b की वैल्यू को सेम कर दो। b की वैल्यू कब सेम होगी, जब मैं यहाँ पे 5 से गुना कर दूँगी और यहाँ पे 7 से गुना करूँगी। ठीक है, तो a अनुपात b कितना होगा मेरे बच्चा, ये होगा 7 पंजे 5 की गुना 7 में भी होगी तो 11 में भी होगी, 7 पंजे 55। ठीक है, और कितना 7 पंजे 35। b अनुपात c कितना होगा बच्चा, ये होगा 7 पंजे 35 अनुपात 35 और 19 सत्ते 133। 133 है बेटा, वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 55 ऐसे आएगा, ये 35 ऐसे आएगा, 133 ऐसे आएगा, तो तब भी आंसर ए ही है। ठीक है बेटा, ये आपने एक तरीका और सीखा होगा, वो भी सिखा देती हूँ आपको तीसरा एक और मेथड सिखा रही हूँ बेटा, नेक्स्ट पेज सिखाती हूँ। ठीक है बेटा, ए अनुपात बी हमें दे रखा 11 अनुपात सी। ठीक है बच्चा, बी अनुपात सी हमें दे रखा बच्चा, कितना दे रखा, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 अनुपात 19, या आप उसको ऐसे लिख सकते ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हो ऊपर। ठीक है बेटा, जिसकी वैल्यू थी वो सेम लिख दी। अब आपके यहाँ पे बगल वाले खाने हमारे खाली है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो इसका पड़ोसी कौन है बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए का पड़ोसी बी है तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इनके अब आपस में गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, 19 सत्ते 133, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चा। ठीक है, ठीक है मेरे बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा तब भी। ठीक है, आपको जौन सा मेथड ठीक लगता है आप उससे उसको काट सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, एक ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है, क्यों लिखा है, फिर आपको एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में, मुझे पता है कि जो मैंने शॉर्ट टिक कराई थी कि ये 11 अनुपात 7 था, सॉरी बेटा 11 अनुपात 7 था, कि मैंने ये संख्या काटी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ। यदि मैंने अब आप सोचो, मैं बी अनुपात, यदि मैं बी और सी की वैल्यू लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इसी से निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू कितनी है 5, कितनी बार कटेगा ये 5 सत्ते 35, 19 सत्ते 133। अरे जो काटोगे ना उन दोनों की जो अनुपात है ना वो बराबर आएगा। मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन, मुझे पता है बच्चों दिमाग में कन्फ्यूजन आपकी आती है, रटने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रही हूँ कि बच्चे क्या गलती भी करके आते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो ये 5 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा ये भी। ठीक है, क्योंकि अब मैं ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 11। ठीक है बेटा, और 11 से 35 बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन में जाती हूँ, 133 कभी भी 5 से नहीं कटेगा, 133 ये भी नहीं कटेगा, तो ये नहीं लिया मैंने आंसर। कुछ कन्फ्यूजन, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है कि नहीं मैम ने ये क्यों नहीं लिया। आप इससे भी कर सकते हो बेटा, इससे भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो संख्या काटनी है फिर बी और सी वाली काटनी है, और उनका अनुपात समान आना चाहिए। ठीक है, 11 से काटा 5 बार, इसका भी कितना है 7 पंजे 35, अनुपात बराबर आया तभी आंसर सही हुआ। यहाँ पे काटने की कोशिश की थी मैंने, 11 पंजे 55, ये कटेगा 7 बार, 7 से 133 काटोगे तो 19 बार कटेगा बच्चा ये, तो इसलिए ये आंसर भी गलत था मेरा। ठीक है, मुझे पता है कि किसके दिमाग में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि सारे डाउट क्लियर होना आपका बहुत ज़रूरी है बेटा, कि आप इससे भी कर सकते हो। यदि आप इससे करते हो तो आप बी और सी की वैल्यू को काटा और उनका अनुपात समान आना चाहिए बच्चा। ठीक है, आपको तीनों मेथड समझा दिए, कौन सा मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, मेरी वीडियो जरूर लंबी जरूर जाती है, लेकिन मेरा यही कंसेप्ट रहता है कि बच्चों को बिल्कुल क्लियर कर सको, बिल्कुल क्लियर करो कि कोई भी डाउट उनके दिमाग में ना रहे।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 का स्क्वायर माइनस का 97 का स्क्वायर माइनस प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, इसी तरह सीरीज चल रही है। 12 का स्क्वायर माइनस का 11 का स्क्वायर का मान क्या है बेटा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। अभी मैं पहले इन दोनों को ले लूँ, ये दो सीरीज सब सेम ही चल रही है। देखो आप इसको क्या देख सकते हो, ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यदि मैं इन दो, ठीक है बच्चा, दो का मैं यहाँ पे इसके वो बना दे रही हूँ पेयर, ठीक है बेटा। तो a माइनस बी का होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैं इसको सोल्व करूँगी तो बेटा क्या बनेगा, 98 माइनस का 97 और 98 प्लस का 97, ये 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो यही आएगा 98 प्लस 97। आपने इनको जोड़ना नहीं है। इसी प्रकार सीरीज आगे की भी ऐसी चलेगी, 96 प्लस 95, तो 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95, इसी प्रकार चलेगी 12 प्लस 11 की सीरीज। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से सीरीज चलेगी सारी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, ये नेचुरल नंबर की संख्याएं बन रही है। नेचुरल नंबर होता है बेटा, आप जिसको हिंदी में बोलते हो प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है बेटा। प्राकृतिक संख्या बन रही है तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर का क्या होता है बेटा, उसका होता है 98, पहले पद से लेके लास्ट पद तक की कितनी 11 कितनी 98 कितनी बार आता है, 11 से लेके 98 कितनी बार आएगा बेटा, ठीक है बच्चा। तो आप देख सकते हो, तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जितनी संख्या कितनी 11, 11 में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा 10, 10 में से 98 घटेगा तो 88 हो जाएगा, प्लस ए प्लस एल। ए होता है जो सेकंड टर्म होती है इसकी, वो ए होता है, प्लस एल जो उसकी सेकंड लास्ट टर्म होती है यहाँ पे, प्लस 12/2, ये गुना में सॉरी 88। तो क्या हो बेटा 88 गुना 97 और 12 होता है बच्चा 109/2, 2 चौके 8, 44 हो गया बेटा। 44 गुना 109। आप दे सकते हो इनके इकाई के अंक दो एक जैसे हैं और दो अलग अलग है, ठीक है। पहले इकाई का अंक देख दो कितना आ रहा है, ठीक है बच्चा। ये 9 चौके 36, 6 आ रहा है, तो ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शन। 44 निम्मा कितना होता है, 9 चौके 36 का 3 है, 36 और 3 39, तो 96 है लास्ट में। तो 96 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। आगे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं बेटा, पेपर बेटा वही क्लियर कर पाता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है। एडवांस मैथ को जितना जल्दी आप करोगे सीखोगे उतना ही आप जल्दी कर पाओगे और अपना सिलेक्शन कर पाओगे। होशियार वही होता है जो अपना दिमाग का प्रयोग करता है बेटा। इसमें कुछ नहीं है, इन क्वेश्चनों को सिर्फ इकाई के अंक से चेक करिए, सीधा आंसर लिख दीजिए। क्योंकि बेटा जो एग्जामर होता है ना, वो भी इतना वो होता है, वो इतना क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन नहीं देता है कि आप पेपर में आपके पास सिर्फ 30 मिनट है और आपको पेपर देगा 1 घंटे का, ऐसा नहीं होता बेटा। वो दिमाग का खेल है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन से बचने का सबसे आसान तरीका होता है, एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है बेटा, लेकिन और सब में ईजी ही होता है बस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य 36 रुपये की वृद्धि करता है तो 12% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ जरा। A shopkeeper sells an article at a loss of 8% if he increases the selling price by 36 rupees. He gains 12%. Find the cost price of the articles in rupees. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कि आपको देखते ही आंसर आना चाहिए आपका इसका, ठीक है बेटा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप मान लो कि आपके पास जो क्रय मूल्य है ना वो 100 रुपये है। कोई वस्तु है जो 100 रुपये में बेटा, उसने क्या बोला है, उसने बोला कि 8% की कोई वस्तु को वह 8% हानि पे बेचता है। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है उसने, तो उसको 8% हानि में बेची है। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है बेटा कि जब भी हानि होती है तो 100 में से वो संख्या घटाई जाती है, और जब भी लाभ होता है बेटा वो 100 में घटाई जाती है।
तो 100 में से 8 घटाओगे तो 92% की वो चीज़ बिकी होगी बेटा उसको, दुकानदार को। 100 रुपये की चीज़ है, उसको 8% की हानि पे उसने बेचा है, तो उसने कितनी 92 में 92 रुपये में वो चीज़ बेची होगी। यदि वह विक्रय मूल्य में 36 रुपये की वृद्धि करता है तो उसको 12% की लाभ होता है। ठीक है बेटा, अभी मान लो वो 100 रुपये की वो चीज़ बेच रहा है उसको, तो उसमें वृद्धि करने के बाद उसको 12% की लाभ हो रहा है। लाभ हो तो 100 में हम जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 112 रुपये हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 92 रुपये की चीज़ थी। मान लो जैसे किसी ने कोई चीनी खरीदी 1 किलो, उसने 90, दुकानदार ने बेची 100 हानि पे 92 की चीज़ बेची। अब उसने क्या करा, जिस बंदे ने वो खरीदी है 92 रुपये की, वो आगे उसको क्या कर रहा है, 112 की वो चीज़ बेच रहा है। तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट होगा बेटा 20 का, उसको 20% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब वो 20% का लाभ प्रॉफिट किस पे होगा बेटा, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं बेटा, क्या करते हैं वो 92 पर लिख देते हैं। लाभ और हानि में वैसे ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन बेटा ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कोई दे रखा हमें, ये तो हानि पे बेचा गया और ये लाभ पे बेचा गया है। आपको 20% का लाभ कब होगा, जब आप 36 रुपये की वृद्धि कर रहे हो। 20% का लाभ तो आपको तभी तो होगा तब आपने 36 रुपये की वृद्धि की है। तो ये 20 रुपये का लाभ आपको 36 पे होगा बेटा। तो एक पे कितना होगा, 36/20, और 100 में कितना होगा, 100 से मैं इसको गुना कर दूंगी, 20 पंजे 100। ठीक है बेटा, तीनों के लास्ट देखिए 6 पंजे 30, तो ऑप्शन ये तो वैसे आंसर नहीं है बेटा इसका। ठीक है बच्चा, तो 5 से 15, 15 3 18, 180 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ साइड में आपको। ठीक है बेटा, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर लो। मान लो कोई चीज़ आपने X रुपये में बेची है, ठीक है बेटा, उसको आपको 8% हानि में बेच रहे हो बेटा, और 12 रुपये के प्रॉफिट में बेच रहे हो, और 8% के लॉस पे आप उसको बेच रहे हो। ठीक है बेटा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। इस क्वेश्चन को यदि आप इस ट्रिक से करोगे ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा इसको चीज़ को। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 12 और 8 को जोड़ना है। यहाँ पे आपने माइनस में नहीं लिखना है इसको, लॉस को आपने यहाँ पे जो लॉस करना है वो प्लस में ही लिखना है। क्यों बेटा, क्योंकि जब आपको 8 रुपये की हानि पे कोई चीज़ बेची है बेटा आपने, और 36 रुपये की वृद्धि कर रहे हो, तो उसको 12% का लाभ हो रहा है, तो आपने इन दोनों को जोड़ना है। तो 20 का लाभ 36 पे हो गया बेटा, तो एक पे कितना होगा, 36/20 गुना 100, 20 पंजे 100, 36 पंजे 180। ठीक है, इस वाले मेथड से आप करते हो, इस ट्रिक से आप करते हो, तो बेटा बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे जोड़ना है। आप 4 में यदि 12 में से 8 को घटाना मत, बस इस पॉइंट को, इस पर आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखते ही बेटा इसका आंसर चाहिए आपको। एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो औसत होता है वो बीज की संख्या होती है। तो 5 संख्या है तो बीज की संख्या होगी, तो 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी, 2 इधर होगी। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्या जो बेटा होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती है, वो विषम संख्या होती है। 23 से पहले कितना होगा, 21, 21 से पहले कितना होगा बेटा 19, 23 के बाद 25, फिर 27। तो आपसे पूछिए कि सबसे बड़ी तो कितनी, 27 है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। छोटी पूछता तो 19 होता। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है, यदि वे अंक, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए मेरा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ था वो लिख दिया मैंने। यहाँ पे राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता थी, यदि वे 185 अंक प्राप्त करता है तो 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा,
Ram needs 40% to pass. If he gets 185 the marks, he 15 fails to 2 lakh of marks. What is the maximum marks in the exam? जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले बेटा, हमेशा ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो आपको क्या बोला है 40% की आवश्यकता है, तो कितने नंबर की जरूरत है बेटा 85 की। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन को आपने इसी ही तरीके से, इसी ही ट्रिक से आपने सॉल्व करना है। कितने 15 अंकों से कमी से वो फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना बेटा, 15 अंकों से वो फेल हो रहा है। जितने अंकों से बेटा वो फेल हो रहा है ना, उसको वो उतने नंबर दे के ना आप उसको पास कर दो बस। तो 40% के बराबर कितने के हो गए 200 के हो गए बेटा। तो एक कितने के बराबर होगा 200/40। 100 कितने होगा 100 से आपने गुना कर देनी है, 0 से 0 कटी, 5 चौके 20, 5 गुना 100 500। 500 से इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई है 500। जब भी आप जिस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाना बेटा, कभी भी आप जिस प्रकार क्वेश्चन पूछ, जितने अंकों से वो फेल हो ना उतने अंक उसको दे के पास कर दो बस। एक का निकालो 100 पे निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000, यदि वह जनसंख्या 2 से ही 1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बेटा। ठीक है, द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ डिस्ट्रिक्ट इज 64,000 if this population increases at the rate of 2 सही 1/2% per annum, then after 3 years the number of the people living there will be। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, आप इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड सॉरी CISI वाले क्वेश्चन से सोल्व करना। CISI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, अमाउंट बराबर धनराशि बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + R/100 की पावर n। इसको इस फॉर्मूले से आपने सोल्व करना है बेटा। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाए तो आपने इसी फॉर्मूले से सोल्व कर देना। अमाउंट कितना है, कितनी जनसंख्या कितनी है 64,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपने 64,000 लिख दिया ना, नहीं बेटा आपने संख्या निकालनी है उनकी। तो आपसे ये पूछा गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है जितना आपको दे रखा है ये, तो आपने एक यूनिट निकालनी है, ये गलती भी मत करके आना। ठीक है बच्चा, 1 + R दर कितनी दे रखी है 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2/100 की पावर n कितना दे रखा है बेटा, n हमें दे रखा है बेटा 3 वर्ष दे रखा है, तो पावर 3 होगी बेटा। ठीक है बच्चा, तो कितना होगा बच्चा, ये होगा 64,000 1 प्लस ये 5/100 गुना 2 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20 हो गया, ये 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया बेटा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चा की पावर 3 चलेगा ये। ठीक है, 64,000 गुना ये 40 का एलसीएम लोग 40 आएगा, 40 से कम 40, 40 और 1 41, 41/40 की पावर 3 बेटा। ठीक है बच्चा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, कितना था 64,000 गुना 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40, 3 0 से 3 0 कट गया बेटा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 चौके 64, तो ये 64 से पूरा 64 कट गया। तो अब है 41 का क्यूब निकालना है हमने। ठीक है बेटा, 41 का क्यूब आप निकालोगे तो वो कितना होगा 68,921 होगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर जो है मेरा, ऑप्शन नंबर जो बेटा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को।
ठीक है। इंग्लिश में मैंने ये टाइप नहीं किया बेटा, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी थी, जिसकी वजह से ये इंग्लिश में नहीं आ पा रहा था, तो मैंने इसको हिंदी में ही टाइप किया बेटा। ठीक है, ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया था क्योंकि ट्रांसलेट कर रही थी, तो मैंने देखा तो इस फ़ोन के पेज में, फ़ोन के डिस्प्ले में इतनी बड़ी नहीं हो पा रहा था, जिससे कि आती भी तो वो बहुत छोटी आती, जो आपको नहीं दिख पाता। तो मैंने इंग्लिश में इसको नहीं लिखा, डिस्क्राइब नहीं किया इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, एक पाइप एक टैंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकता है तथा एक पाइप टैंकी को 17 गैलन प्रति मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ कार्य करके टैंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। टैंकी की कार्य क्षमता ज्ञात कीजिए बेटा। ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है कार्य और समय का है, टाइम और वर्क का, जिसको उन्होंने टैंकी के रूप में दे रखा है। बच्चों को कंफ्यूज कर रखा और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को टाइम और वर्क से ही करना। ठीक है बच्चा, देखो ये एक टैंकी है बच्चा, जिसमें ये एक ए पाइप है, बी पाइप है, एक निकासी मतलब जहाँ से पानी बाहर निकलता है, और एक निकासी पाइप सी है बच्चा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, एक कितना है 20 में भर रहा है बच्चा, बी 24 में, सी दे रखा हमें 27 गैलरी प्रति मिनट। ये सी हमें कितना दे रखा, 27 गैलरी प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, तीनों पाइप एक साथ कार्य करके टैंकी को 15 मिनट में भरती है। मतलब ए प्लस बी माइनस का सी बराबर 15। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैंने यहाँ सी माइनस में क्यों लिखा, ऋणात्मक क्यों लिखा बेटा। वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो एक निकासी पाइप है। निकासी पाइप मतलब वो बाहर निकाल रही है पानी को, इसलिए ये वैल्यू माइनस में बच्चा। ठीक है बेटा, तीनों का क्या लेना है, मैंने एलसीएम लेना है। 20, 24, 15 का एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने की मैंने 100 ट्रिक्स कर रखी है बेटा, आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे इसको निकाला जाता है एलसीएम। देखो 20 और 15 है, 5 के पारे में 15 और 20 आता है, तो 15 को मैं नहीं लूँगी बचा 20 बेटा। ठीक है, अब 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24। ठीक है बेटा, 6 चौका 24 होगा बच्चा, 5 चौके 20 होगा, तो एक ही 4 आएगा, 6 पंजे 30, 30 चौके 120। ठीक है बच्चा। ठीक है, यदि और एक और तरीका होता है कि आप बड़ी संख्या को ले लीजिए बेटा। ठीक है, बड़ी संख्या कितनी है, 24, 20 और 15 काटेगी, नहीं काटेगी। फिर आपने करना उसके आगे आगे वाला पहाड़ा पढ़ता रहना है। पहाड़े आपने तब तक पढ़ने हैं, उसके टेबल तब तक आपने पढ़ने हैं। 24 दूनी 48 होता है, 48 20 से भी नहीं कटेगा ना 15 से कटेगा। आपने टेबल तब तक पढ़ना है तब तक पढ़ना है जब तक नीचे दोनों संख्या उनको काट ना ले। ठीक है बेटा, वैसे सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, वो थोड़ा लंबा चल जाता है। ठीक है, तो इनका एक दिन का कार्य कितना होगा बेटा, ये 20 का है, 120 का, तो एक दिन का कितना निकलेगा, 20 को 120 से काटूंगी तो 6 बार कटेगा, 24 को 120 में काटूंगी तो बेटा 5 बार कटेगा, और 15 को 120 से काटूंगी तो बेटा कितनी हो जाएगा, 8 बार कटेगा। ठीक है बेटा, अब बच्चा मुझे निकासी पाइप की वैल्यू चाहिए सी, क्योंकि मुझे निकालना टैंकी की क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है बेटा। ठीक है, टैंकी की बोली है, लेकिन इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, हमें 120 दे रखी है। तीनों की जो कार्य क्षमता है वो 120 है। ये कुल कार्य होता है, कुल कार्य क्षमता भी होती है, टोटल कार्य। ठीक है बच्चा, तो मैं यहाँ से a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है बच्चा, 8 है। एक दिन का बात कर लूँ बेटा, तो मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, a कितना है 6 प्लस 5 माइनस सी बराबर कितना होगा बेटा, 8 के। तो सी बराबर किसके बराबर होगा बेटा, माइनस का 6, ये 11, ये 8 है। 11 में से 8 के कितना बेटा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, तो सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बेटा, 3 मिल गई है। ठीक है बच्चा, 3 मिल गई है। अब ये 3C किसके बराबर होगा, उसने क्या बोला है, एक निकासी पाइप 17 गैलन के बराबर है, तो बेटा 17 गैलन के बराबर है, यही तो उसने बोला है बच्चा। तो अभी इसका कोई काम नहीं है, ये काम बाद में होगा। तो ये जो सी का इन्हें कार्य निकाला वो इन तीनों की कार्य क्षमता के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों का एक दिन का कार्य कितना था, 8 था। तो ये 3C बराबर किसके आ गया, 120 के आ गया बेटा। तो सी बराबर किसका होगा, 120/2 बराबर 40 के आ गया। ठीक है, ये क्या है, 40 मिनट हो गए बेटा।
ये 40 मिनट हो गए बेटा। ठीक है, अब ये 40 मिनट किसके बराबर होगा? ये 40 मिनट जो बेटा होगा, ये जो 40 मिनट होगा बेटा, ये 17 ग्लाइनी के बराबर होगा। तो कार्य क्षमता कितनी होगी? 40 को आपने 17 से गुना कर देना तो आपकी कार्य क्षमता पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो गुना करते हैं 17, देखो 0 है, 0 सब में है। ठीक है, तो 17 चौके होता है बेटा 68 होता है, 68 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था बेटा। कुछ नहीं करना है, आपने इन तीनों का एक कार्य निकालना है एक दिन का, किसके बराबर कर देना, उसके कार्य क्षमता के जो सी की वैल्यू आएगी वो उसकी, तो इनकी जो कार्य क्षमता है तीनों की उसके बराबर सी की निकल जाएगी। उससे आपने ये करना है, जो सी निकासी पाइप है उससे गुना कर देना और आपकी आंसर निकल जाएगा बेटा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने हम। कोई डाउट या कोई दिक्कत होगी तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है। आज का सेक्शन अच्छा लग रहा है, आपको दिल से अच्छा लग रहा है कि आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में कोई बात है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बेटा, शेयर भी कीजिए, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुँच जाए। वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही तो डिसलाइक ज़रूर करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनकी संख्याओं का योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए बेटा। गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक होता है बेटा एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक। तो आपको पूछा गया है एलसीएम मल्टी गुना एचसीएफ की वैल्यू आपसे पूछी गई है बेटा। ध्यान से समझेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और किसका अनुपात दे रखा है आपको? उनकी संख्याओं का। उनकी संख्या मान लो, एक ए है दूसरी बी है, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई कुछ भी मान लो। ए प्लस बी का अनुपात कितना दे रखा बच्चा मेरा? 12:7 दे रखा। अब जो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है बच्चा, यदि मैं आपसे पूछूं बेटा कि 12 और 7 का एलसीएम कितना होगा बच्चा, आप मुझे ये बताइए, जो ये 12 और 7 कब बना होगा? ध्यान से समझना इस पॉइंट को थोड़ा सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है बच्चा, मुझे आप एक चीज़ बताइए, 12 और 7 कब बना होगा? जब यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पे 14 होगा, तभी तो ये 12 और 7 बना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चंस का मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और आप मुझे एक चीज़ बताइए, तो इसमें आपने इसको 2 से काटा होगा, 2 से काटा होगा तभी तो 12 और 7 बना होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा? यहाँ पे 2 है। ठीक है बच्चा, 12 और 7 का एचसीएफ कितना है? 2 है। और एलसीएम जो है ये 24 और 14 होगा, तभी तो 12 और 7 तभी तो बना होगा। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इस संख्या का एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम जो होगा वो 24 होगा। ठीक है बेटा, कितना होगा? 24 होगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताइए 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। अब आप एक चीज़ समझ लेंगे, आधे बच्चों को तो ये समझ में भी नहीं आया होगा कि 24 कैसे आया बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, मुझे पता है बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, किसी बंदे के समझ में नहीं आया होगा। ये एलसीएम है, ये दो संख्या का योग है बेटा। ये 12 और 7 कब बना होगा बेटा? तब इसका दुगना हुआ होगा, 24 हुआ होगा और 14 हुआ होगा। ठीक है, तभी तो 12 और 7 हमें मिली होगी। तो यहाँ से एचसीएफ कितने निकल गया? 2। दोनों में जो कॉमन होता है बेटा, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अपने 12 और 24 का निकालना है, इन दोनों संख्याओं का योग नहीं निकालना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं का योग नहीं निकालना है। आपने 12 और 24 जहाँ पे एलसीएम लिखा होगा उन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो 24 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया बेटा। और एचसीएफ हमें कितना देगा? और यदि उनका महत्तम समावर्तक कितना देखा?
HCF कितना दे रखा है मेरा बच्चा, 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला, निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा एलसीएम। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया बेटा कि 24 था। एलसीएम कितना दे रखा बेटा, 12 दे रखा है। एलसीएम कितना है, 12 है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए समझाई थी। मैं हटा देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ बाद में। ठीक है बच्चा, ये चीज़ मैंने वो सिर्फ समझाने के लिए बताई थी कि जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क कैसे होता है बेटा। ठीक है बच्चा, उनका हमें एचसीएफ हमें कितना दे रखा बच्चा, एचसीएफ मुझे दे रखा बेटा 4 दे रखा है। ठीक है, इनका फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, एलसीएम कितना है, 12 है, 12 गुना एचसीएफ कितना है, 4। यहाँ पे 4 बेटा, एक नहीं 4 आपने 2 बार लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 संख्याएं बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। संख्या यहाँ पे 2 है, इसलिए आपको 2 बार 4 लेना पड़ेगा, एक बार नहीं लेके आना। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करके आते हैं बेटा, आप ये गलती करके मत आना। ठीक है बच्चा, ये गलती आप मत करके आना। यहाँ पे 2 बार 4 आएगा, क्योंकि ये 2 संख्याओं की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, तो 12 गुना 4 चौके 16। ठीक है, 12 छक्के 96 होता है, 12 छक्के 92। तो 2 वाली संख्या आएगी। तो ऑप्शन ना ए है ना ऑप्शन डी है, बी और सी में से है। 2 होगा बच्चा। 9 एलसीएम 12 कम 12, 12 और 7 19। 12 छक्के 72 होता है, सॉरी 12 छक्के 72, 7 हासिल हुआ। 12 कम 12, 12 और 7 19। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 192। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बेटा। वो चीज़ मैंने वो सिर्फ समझाने के लिए बताई थी कि कैसे ये संख्या आई थी और कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते संख्याओं का। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें भी क्लियर की थी मैंने इसमें। ठीक है बेटा, यदि आप इसको विस्तृत से एलसीएम एचसीएफ को एचसीएल को समझना चाहते हो तो बेटा मेरी एसएससी जीडी की क्लास में एक प्रैक्टिस वो है, अलग से मैंने एक इसका प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, बिल्कुल बेसिक से बता रखे है, और अलग से भी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। तो आप वहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको लिंक दे दूँगी इनका बेटा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को जाके चेक भी कर सकते हैं, और आप वहाँ से शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की, एलसीएम एचसीएफ भी सीख सकते हैं बेटा। ठीक है, यदि आप चाहते हो मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँ, फिर से इस चैप्टर को फिर से समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक आयत का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ज्ञात होगा, याद नहीं होगा बेटा, ज्ञात होगा, सॉरी ये ज्ञात। ठीक है बच्चा, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 68 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है बच्चा, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पैरामीटर्स डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल पूछा गया है बेटा, तो इसको कैसे करेंगे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ये होता है, आपको पता है ये होता है आयत, ये इसका होता है विकर्ण बच्चा। ठीक है बच्चा, ये एल होता है, ये बी होता है, और ये विकर्ण होता है बीच का जो होता है। ठीक है बच्चा, तो समझेंगे कैसे निकालेंगे इसको। विकर्ण की लंबाई पूछी है, परिमाप दे रखा, आपको पता है आयत का परिमाप बराबर होता है कितना देखा, परिमाप हमें 68 दे रखा। आयत का परिमाप होता है 2 गुना एल प्लस बी। तो 2 या 6, 2 चौके 8। तो एल प्लस बी मुझे कितना मिल गया बेटा, 34 मिल गया। ठीक है बच्चा, अब आपको और क्या दे रखा है आगे, हमें एल प्लस बी बराबर 34 दे रखा है। 34 हो गया बेटा। देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको पूछ लिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्षेत्रफल तब निकाल पाऊंगी इसका, सॉरी ये मैं विकर्ण तब निकाल पाऊंगी जब मुझे एल और बी की वैल्यू पता होगी। एल और बी की वैल्यू मैं कैसे निकाल पाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ बेटा कैसे।
ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा, 240 दे रखा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी बराबर हो गया 240। लंबाई उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो गया, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे अब आपको कैसे पता चलेगा कि L की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है बच्चा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कैसी है। तो इसका सीधा तरीका मैं आपको बताती हूँ निकालने का बेटा। देखो आप 240 को क्या लिख सकते हो, 24 गुना 10 लिख सकते हो, और 34 को क्या लिख सकते हो, 24 प्लस 10। मतलब आपने उनके गुणनखंड ऐसे करने हैं जो यहाँ भी इक्वल, प्लस ऊपर जो आएगा वो प्लस करके इतना आना चाहिए, और गुना करके इनके जो गुणनफल का है वो सेम सेम आने चाहिए। मतलब देखो 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, इनको जोड़ के 34 बन रहा है, इनको गुना करके 240 बन रहा है। तो यहाँ भी L की वैल्यू सेम है, B की वैल्यू सेम है। तो L मुझे पता चल गया बेटा कितना है, 24 है, B कितना है बेटा, 10 है। ठीक है बच्चा, ये चीज़ को, इस पॉइंट को थोड़ा सा बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, बस आपने गुणनखंड कर देने, गुणनखंड दोनों के इक्वल होने चाहिए कि ऊपर वाला जोड़ के वही बने और गुना करके वो नीचे की संख्या भी सेम बने। ठीक है बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा, √L स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है बेटा, 24 है, 24 का स्क्वायर करूँगी, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बच्चा। ठीक है बेटा, 24 का स्क्वायर आप करोगे तो होता है 556 होता है प्लस 100। ठीक है बेटा, 576 में आप 100 जोड़ोगे तो बेटा कितना होगा, ठीक है बेटा, 576 में आप 100 जोड़ोगे, ठीक है बेटा, 500 बनेगा, ये बनेगा 676 बेटा, 676 बन गया बेटा। 676 किसका स्क्वायर होता है, अब समझेंगे हम सीधा बेटा। 25 का स्क्वायर तो ये 625 होता है, 625 होगा, तो इसका मतलब होगा, अब मैं आपको सीधे ट्रिक बताती हूँ बेटा निकालने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होता है, तो ये फ़र्क किसका, 76 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है 25 के ऊपर 27 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 का भी ज़्यादा होगा, बचा कितना, ऑप्शन नंबर डी। 26 का स्क्वायर करोगे 6 36 का 3 हाथ लगा, 2 दूनी 4, और ये देखो 26 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 26 गुना 26, 6 36, 6 पहले आ रहा है, तो ऑप्शन आपको यहीं पर चल जा रहा है। 8 64 होता है, नहीं बनेगा। 7 दूनी 14 होता है, नहीं बनेगा। बहुत से तरीके होते हैं निकालने के बेटा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत जल्दी निकाल पाओगे क्वेश्चन। कैसे बेटा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 से तो नेचुरल सी बात है, अब जो स्क्वायर बनेगा वो 26 के बीच में ही बनेगा, क्योंकि 27 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो क्या करना है, लास्ट की संख्या देख लो, 6 है, 6 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है, इकाई का अंक देखो अब आप, ठीक है, 6 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 होता है, 9 होगा, नहीं होगा। 8 का 8 64 होता है, 4 रहेगा, ठीक है। 6 36, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है बेटा, बहुत तरीके हैं बेटा इनके शॉर्ट ट्रिक से निकालने के। ठीक है बेटा, मैं आपको पता है बेटा, मैं डेली 10 ही क्वेश्चंस करवाती हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ। प्रैक्टिस सेट में बेटे वैसे तो 20 क्वेश्चंस बनते हैं, 20 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, लेकिन बेटा मेरा तरीका क्या है, कम कराओ लेकिन इतने करो कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। नहीं तो 20 करवा लो, 30 करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, यदि तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। मेरे क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन मैं आपको उसको बिल्कुल 0 लेवल से समझाती हूँ कि आपको समझ में आए बिल्कुल। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चंस पे कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा, या आपको इसके अलावा आपके पास कोई अपने क्वेश्चंस भी है जिस पे आप नहीं सोल्व कर पा रहे हो, या कोई चैप्टर्स ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको चैप्टर वाइज भी करवाऊँगी बेटा। ठीक है बेटा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार, मेरे चैनल में पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जो घंटी का बगल में चिन्ह होता है बेटा, उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा बेटा मैं जीके जीएस की भी तैयारी करवाती हूँ, उसकी भी वीडियो, यदि आप जीके जीएस में भी इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी वीडियो भी देख लेना बेटा। मेरे उसके लिए भी अलग से प्ले लिस्ट बनी है, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बेटा। ठीक है, यदि आप, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलती हूँ नए सक्सेस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब के लिए गुड नाइट बेटा, कल फिर मिलूँगी आपके साथ। आपका दिन बहुत अच्छा बीते, गुड नाइट बेटा, स्वीट ड्रीम।